चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए कमेंट करके। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सारी चीजों पर हमें काम करना है। तो कल हम लोगों ने जो, हाँ जी तनु जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। चलिए शुरू करें हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, कल मैंने आपको बैंकों के ऊपर पूरी तरह से हिस्ट्री बताया था और उसमें बैंक के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें बहुत डीप में पढ़ा था और जिसमें मैंने बोला था कि आरआरबी का आईबीपीएस क्लर्क हो या पीओ, तो इनमें मैंने कुछ बैंकों के नाम बताए थे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? बिल्कुल मस्त है सभी लोग। छोटा बाबू जी, चलिए सभी मस्त हैं। तो इसमें हमारे पास है जो इसमें मैंने कल बोला था कि 1921 में 1921 में हमारे बीच में तीन बैंकों को मर्ज करके एक बैंक आई जिसका नाम क्या रखा गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आपको ही पता कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उस समय जो आई थी उसका लोगो भी हमारे पास इसी टाइप से डिजाइन किया गया था। और सिर्फ एक साल नहीं बल्कि पूरे 1971 तक एसबीआई बनने के बावजूद भी इसका लोगो किसका लगा हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। बाद में फिर जाके लोगो को डिजाइन किया गया। बहुत डिटेल में आज बात करेंगे, इसीलिए मैंने इसका थीम का नाम ही रखा एसबीआई। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि 1921 में जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आई तो मैंने आपको एक समरी बोला था कि 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया या इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण का मतलब यह होता है कि अब ये हमारी क्या बन चुकी थी? सरकारी बैंक बन चुकी थी जहां पर भारत सरकार का स्टेक होल्डिंग हो जाता है। और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण होने के बाद 1955 में इसी को हमने बताया था कि रीनेम कर दिया गया। और रीनेम करने के बाद हमारे बीच में एक नई बैंक आई जिसका नाम क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसी दिन से एसबीआई अपना 1 जुलाई को किस बर्थडे के रूप में अपना सेलिब्रेट करती है? और बर्थडे के रूप में ये क्या करती है? 1 जुलाई को सेलिब्रेट करती है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग देवराज जी, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बने रहिएगा और बहुत सारी चीज हमको इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बंटू जी, चलो इसमें हमारे पास जैसे यहां पर आया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गई हमारे पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आ गए। इसी जगह हमने आपको बोला कि जैसे 1 जुलाई को, अब ध्यान से सुनना, ये जो लोगो आप देख रहे हो ना, ये लोगो जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एसबीआई का लोगो जो डिजाइन किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एनआईडी। और ये एनआईडी कहां पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर? तो गुजरात। तो अहमदाबाद गुजरात में इस लोगो को जो अप्रूवल मिला था वो मिला था 1971 में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो डिजाइन किया गया था वो कब डिजाइन किया गया था? 1971 में। और उसी में कनकड़िया लेक का आपने नाम सुना होगा, जो गुजरात में ही है। कनकड़िया लेक बोलते हैं हम, कांकड़िया जो भी हम बोलते हैं, कानकड़िया लेक। और इस लेक का जो झील का जो आकार है वो आपका लेक ऐसा दिखता है जो इसमें आपको पूरी तरह से ये सर्कुलर बना रहता है। हालांकि मीनिंग अगर देखा जाए तो यहां पर होता अ मैन स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ सर्कल। ये जो आपको दिख रहा है, एक व्यक्ति सर्कल में खड़ा है और पूरे वर्ल्ड को किससे कनेक्ट कर रहा? बैंक से। तो इसलिए इसका मीनिंग भी है अ मैन स्टैंडेड ऑफ द मिड ऑफ द सर्कल।
और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बैंक को। तो बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है, और लोगो जब यहां से आता है तो फिर अपना अपना काम करना शुरू होता है। ये लोगो कहां से डिजाइन किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो कहां से, अहमदाबाद से। अब हम बात करते हैं कि मैंने बोला जैसे एसबीआई आई तो इसने अपना कानून भी लेके आई। तो 1959 में 1959 में इसने अपना एक कानून लेके आई जिसका नाम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट एक्ट। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब अपना एसोसिएट एक्ट लेके आई तो यहीं से इसको क्या किया गया, शुरुआत किया गया। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल। और यहीं से आपके पास जो लेके आई, तो अब एसबीआई जब एसोसिएट आई तो इससे पहले कौन सी एक्ट लेके आई, तो इसका खुद का एक्ट था। एसबीआई ही इकलौती बैंक है जिसके पास खुद का एक्ट है, जो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए लाई गई थी। हालांकि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी एसोसिएट लेके आई थी, तो कल ही मैंने आपको बताया था ये कितने एसोसिएट बैंक के साथ आई थी, तो 8 इनके एसोसिएट बैंक थे जो सहयोगी बैंक कहलाते हैं। तो 8 जो इनके सहयोगी बैंक थे उनमें से कौन कौन सी बैंक थी, तो मैंने बोला था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एसबीबी बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। उसके बाद नाम था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, फिर उसके बाद नाम है इसका स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ कौन सा, तो इंदौर। उसके देखो स्टेट बैंक ऑफ आई का मतलब है इंदौर, इसलिए कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आई स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एसबीएम बोलते हैं हम लोग, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये क्या है, सौराष्ट्र, जो कहां की बैंक है, राजस्थान नहीं, ये गुजरात की बैंक है। सौराष्ट्र कहां की, गुजरात। और ये जयपुर कहां की है, राजस्थान की। और बीकानेर भी कहां की है, राजस्थान की है। तो ये सारी बैंक जो आई ये पूरी कहां की बैंक थी। अब ये टोटल कितने हो गए, 5। और कुछ बैंक बचे हैं, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और स्टेट बैंक ऑफ कौन बच गया, एक स्टेट बैंक ऑफ मद्रास, सॉरी मद्रास, हैदराबाद, मद्रास काट लेना, उसको हैदराबाद बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, नॉट मद्रास, क्योंकि जब ऑलरेडी हमारे पास ये आ चुका है तो स्टेट बैंक ऑफ मद्रास के जगह हैदराबाद लिखना, क्योंकि मद्रास यहां चेन्नई को हम लोग बोलते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, नॉट मद्रास। जहां पर आपने मद्रास लिखा था उसको हैदराबाद कर लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था जहां से इसकी शुरुआत की गई, और इसको नोट भी करते जाएगा सभी लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 8 बैंक थे। तो फिर से क्या हुआ कि एसबीआई ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना, जो हमारे एसोसिएट बैंक थे, मात्र 2-3 साल बाद ही इनको लगा कि ये सारे एसोसिएट बैंक तो काम कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस किसका खराब हो गया, एसबीआई का। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी एसोसिएट बैंक थे इनकी सूची निकाली, और जो एसोसिएट बैंक एक ही राज्य में था, स्टेट का मतलब क्या, एक राज्य में एक खुद का एसोसिएट होना चाहिए, और पता चला एक राज्य में कम से कम पता चला 2-2 एसोसिएट हो गए, और उसमें से सबसे पहला राज्य कौन आ गया, राजस्थान। तो कुछ दिन बाद ही बोला गया कि जब आपका सहयोगी बैंक है तो 2-2 बैंकों का होना क्या जरूरी है, तो आप क्यों ना इन दोनों बैंक को आपस में विलय कर दो। तो फिर क्या हुआ, इसी के कुछ दिन बाद, मात्र कितने साल बाद, 2-3 साल बाद, और 2-3 साल बाद इनमें से स्टेट बैंक ऑफ किसका, बीकानेर, और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को 1963 में इसको क्या कर दिया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया। और बोला जाता है ये पहली बार मर्ज किया गया था, मतलब विलय, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। तो इसको किसमें विलय कर दिया गया, आपस में इसको क्या कर दिया गया, विलय कर दिया। कब, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को आपस में मर्ज करके इसका नाम जो रखा गया, इसका नाम दोनों को मर्ज करके रखा गया, क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इसीलिए बोला जाता था इसको एसबी
बीजे, तो SBBJ के नाम से आई। इसी के कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और ओपी भट्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन के आए। ओपी भट्ट, तो मैं बता दूं ओपी भट्ट जो थे बहुत ही सक्सेसफुल मतलब चेयरमैन माने जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और ये आए थे 2008 में। जब ये 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन के आए थे तो ओपी भट्ट ने क्या किए, इन्होंने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एसोसिएट बैंक बहुत ज्यादा पॉजिटिव परफॉर्म नहीं कर रही है। इन्होंने दूसरी बार मर्ज किसको कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो गुजरात की बैंक थी, इसको 2008 में मर्ज किस में कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसकी विलय कर दी गई खुद में। मतलब जो सौराष्ट्र अलग बैंक था इसका मर्जिंग खुद किस में हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब क्या हुआ कि जैसे 2008 में इसकी विलय हुई तो आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ किसका नाम सुना होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ किसका जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है इंदौर, मध्य प्रदेश की बैंक में थी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। फिर क्या हुआ कि इसकी मर्जिंग जो है SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का, इसका मर्जिंग मात्र 2 साल बाद इसकी भी विलय हो गई 2010 में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी मर्जिंग कब हो गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मात्र 2 साल के बाद ये मर्ज हो गया और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर विलय होकर ये भी आपस में मर्ज हो गए। हाँ जी छोटा बाबू जी 1962 में हुआ था। 1962 में किसी का कानून आया था, जब पूरी तरह से मर्ज करके इसको खत्म किया गया तो वो एग्जिस्टेंस कहलाता है 1963। इसलिए आप कंफ्यूज मत हुआ करो, कोई चीजें घोषणा की जाती है तो घोषणा करने के बाद तुरंत थोड़े ना मर्ज कर दिया जाता है, तो घोषणा करने के बाद 1 साल बाद इसको मर्ज किया गया था, इसलिए बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। और 2010 में हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज होकर अब अपने पास 8 में से कितने बैंक बच गए, तो 8 में से कितने बैंक बच गए, एक तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एक बच गया स्टेट बैंक ऑफ हमारा ये मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो टोटल जो बैंक हमारे पास बच गई वो कितने बच गई, 5। और 5 बैंकों को जब ये आए तो जो ओपी भट्ट थे इन्होंने बोला कि हर 2-2 साल में हम बैंक को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। लेकिन तब तक इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद जो आए थे चेयरमैन उनका नाम था प्रदीप चौधरी। और जब प्रदीप चौधरी SBI के चेयरमैन बन के आए, प्रदीप चौधरी, और ये आए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन के, प्रदीप चौधरी। और जब ये चेयरमैन बन के आए थे तो बनने के बाद क्या हुआ, प्रदीप चौधरी ने बोला कि अब कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मर्जिंग का काम है उसको रोक देंगे। तो ये जब आए थे 2010-11 में चेयरमैन बन के तो इन्होंने रोक लगा दिया। और उसके बाद जो हमारे पास 5 बैंक बचे थे, और 5 कौन कौन से बैंक बचे थे, जो हमारा एसोसिएट बैंक SBI का बचा था। तो बताइए 5 एसोसिएट बैंक जो बचे थे वो कौन कौन से 5 एसोसिएट बैंक थे, तो आपको याद करना हो तो आप इजीली वे में याद कर सकते हैं। बीजेपी क्या है, एक पार्टी है। तो बीजेपी के लीडर किसके वॉच पहनते हैं, तो HMT के वॉच पहनते हैं। तो बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो HMT के घड़ी, नाम सुने, HMT घड़ी पहले बहुत पहले आती थी, कंपनी थी जो अब क्या हो गई, बंद हो गई। तो बीजेपी के लीडर HMT के वॉच पहनते हैं। तो भाई साहब इसी में 5 बैंकों का नाम आ गया। तो BJ का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। उसके बाद P का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और H का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और M का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और T का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये 5 बैंक अपने पास बचे थे जो इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे थे। क्लियर है सबको? हाँ जी तनु जी क्लियर है? सभी लोग जुड़े रहिए और अच्छे से इसको लेके चलना। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जिंग तनु जी मर्ज किस में किया गया था, ये किया गया था खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जिंग स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया में कर दिया गया था। क्लियर है? तो एक एक करके न्यूज को आप अच्छे से अपडेट करते जाइए और पूरे डेटा को हम आपको डिटेल में बता देंगे। क्लियर है? तो एसबीजे का बीजेपी के लीडर क्या पहनते हैं? एचएमटी के घड़ी पहनते हैं। और यही मुंबई में इसका क्या है भाई साहब? तो मुख्यालय है। तो मुख्यालय अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक मानी जाती है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसबीआई का मर्जिंग, और मर्जिंग जो हुआ इसी के बेस पर लेके किया गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एसबीआई यहां पर आई तो उसी समय प्रदीप चौधरी क्या हो गए? रिजाइन मार दिए, मतलब हट गए। हटने के बाद 2013 में इतिहास बदल गया और 2013 में पहली महिला जो चेयरपर्सन बन के आई और उनका नाम था अरुंधति भट्टाचार्य, और इसने पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास बदल दिया। और अरुंधति भट्टाचार्य ये कौन बन गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में बन के आई 2013 में। और 2013 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन बन के आई। और जब ये बन के आई तो उस समय एसबीआई के 23वें नंबर के चेयरमैन बन के आई थी, चेयरपर्सन 23rd नंबर का। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो अरुंधति भट्टाचार्य चेयरपर्सन बनी वो कितने नंबर की चेयरपर्सन बन के आई थी? तो ये बन के आई थी 23वें नंबर का, और इसीलिए इनके नाम से पूरी इतिहास बन गई है। तो अरुंधति भट्टाचार्य पहली महिला चेयरपर्सन है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी थी। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास है, पहली बार 2005 में, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी में मैं बता दूं, 2005 में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 15 रुपए का स्टाम्प जारी किया गया था। तो आपसे पूछा भी जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टाम्प जारी हुआ था वो डेडिकेटेड किया गया था, कब किया गया था? तो 2005 में। उसके बाद जब अब हम बात करते हैं तो मर्जिंग का काम अभी चल ही रहा था। तो मर्जिंग का जब ये काम चल रहा था तो धीरे धीरे अब क्या हुआ कि हर 2 साल में अगर मर्ज होना था तो अगले 2 साल में, फिर अगले 2 साल में, ऐसे करके इनका टारगेट था कि 2000 कब तक 20 तक सभी बैंकों को क्या कर देना चाहिए? मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मर्जिंग में एक नया मोड़ आया और 2013 में ही एक बैंक आई थी। और मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दूं, 2013 में ही एक बैंक आई थी। ठीक है, दो 2013 में एक बैंक आई थी और इस बैंक का नाम था भारतीय महिला बैंक। ध्यान से सुनना, जैसे अरुंधति भट्टाचार्य चेयरपर्सन बन के आई 2013 में एक बहुत बड़ी बदलाव हुई और 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ पेडअप कैपिटल के साथ हमारे देश में एक सरकारी बैंकों की बैठक होती थी, सरकारी बैंक की स्थापना होती है, गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक बनी और 1000 करोड़ से हमारे देश में एक प्योर, किसके लिए? महिलाओं के लिए प्योर विमेन बैंक बनी थी जिसका नाम रखा गया था भारतीय महिला बैंक। और इसका मुख्यालय कहां रखा गया? दिल्ली में। जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में था। और 2013 में ये बैंक आई थी जिसका स्लोगन ही था इंपावरिंग विमेन इंपावरिंग इंडिया, मतलब सशक्त महिला सशक्त भारत। ये इनका मेन स्लोगन था। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, घटना ही बोल सकते हैं। 2014 में घटना घटी और ये बैंक मात्र कितने साल चली? 2017 तक। मतलब सोचो, एक ऐसी बैंक, सरकारी बैंक, जो केवल 4 साल में क्या हो गया? इसको मर्ज कर दिया गया। तो मर्ज के इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है, जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। ठीक है,
अब मर्ज के इतिहास में जब बहुत कम लोगों को पता है, तो भारतीय महिला बैंक जो 2013 में आई, तो यहां पर क्या हुआ कि ये बैंक आई थी इंपावरिंग करने के लिए, किसको? महिलाओं को। और खास करके अगर हम बात करें, ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये बैंक कितना ज्यादा बेहतरीन माना जाता था। और इस बैंक को भी मर्ज कब कर दिया गया? 2017 में इस बैंक को मर्ज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेट कौन करती थी? एसबीआई। तो एसबीआई ही इसको पूरी तरह से संचालन करती थी। तो सारा कर्ता धर्ता कौन थे? एसबीआई। अब आप बोलो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि केवल 4 साल के अंदर ही बैंक पे खतरा मंडरा गए? तो यहां पर जो 75% इंप्लॉय होते थे वो केवल महिला होती थी और 25% क्या होते थे? पुरुष होते थे। तो इसलिए यहां पर कभी कभी क्या हुआ कि पहली जो महिला चेयरपर्सन इसकी बनी थी वो उषा अनंत सुब्रमण्यम। ये कभी कभी पेपर में पूछा गया है। उनका नाम था उषा अनंत सुब्रमण्यम। ये बनी थी पहली महिला चेयरपर्सन किसका? बीएमबी बैंक का, भारतीय महिला बैंक का, उषा अनंत सुब्रमण्यम। और ये जब बनी तो इसकी कहानी मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि इसकी घटना 2014 में, आपको याद होगा कि 2014 में सरकार, नई सरकार की गठन हो गई भारत में, और जो एनडीए की सरकार है उसकी गठन हो गई। एनडीए मतलब किसको बोलते हैं? जिसको आप बीजेपी बोलते हैं। हालांकि हमारे यहाँ सेंट्रल पार्टी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और हमारे यहाँ और एक है यूपीए। यूपीए मतलब यूपीए 2014 में इनकी सरकार गिरती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। इसका भी बहुत बार पेपर में फुल फॉर्म पूछा गया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं, ठीक है। और नई सरकार की गठन हुई, और गठन होने के बाद फिर क्या हुआ कि हमारे देश में भारतीय महिला बैंक जो पहले से थी उसमें एक नई थोड़ी सी बदलाव आई। और बदलाव आने के बाद क्या हुआ, तो मैं आपको अब ये पीछे की घटना बताऊंगा। सभी लोग इसको नोट करते जाएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग धीरज दीक्षित, चले शीत, संगीता जी, सभी को गुड मॉर्निंग, आयुष, देवराज जी, सभी लोग बने रहिएगा। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ना है और अभी तो केवल हमने शुरुआत किया है। आज मैं पूरी एसबीआई का पूरा रिसर्च करा दूंगा ताकि कल से हम लोग पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बस आराम से पढ़ते जाना और एक एक करके हमको डिटेल में लेके चलना है। क्लियर है? नोट जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है। चलो नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। हाँ जी, पूरा स्टोरी याद क्या, बस इसे घटनाएं बस माइंड में आप चेक करते चले जाओ और बनाते चले जाओ, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? नोट करते जाइए, नोट जरूर करना। इसकी पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी थी? उषा अनंत सुब्रमण्यम। और ये कौन थी? तो पहले इलाहाबाद बैंक की चेयरपर्सन थी, तो इनको वहां से हटा के यहां लाया गया था भारतीय महिला बैंक। कितने लोगों ने देखा भारतीय महिला बैंक को? देखा था, बोले तो एग्जिस्टेंस में नहीं आई। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक ही तो ब्रांच ओपन हुआ था, वो मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? इंदौर में। मतलब ये केवल ओपन की गई थी, किसी भी राज्य के राजधानी में इसको ओपन किया गया था, और मध्य प्रदेश ही एक्सेप्शन था जिसके कहां पर ओपन किया? इंदौर में ओपन किया। बाकी सब राज्यों के कहां थे? राजधानी में। तो ये बैंक में मात्र केवल कितने इंप्लॉय जा पाए थे? 500 इंप्लॉय तो ज्वाइन कर पाए थे। और जब तक बेचारा आया, पैदा हुआ, तब तक तो मर्जी हो गया। और पहली बार, एक ही बार तो आईबीपीएस के 2014-15 की जब वैकेंसी आई तो उसमें भारतीय महिला बैंक में 250 वैकेंसी आई थी, और इन्होंने बोला था हर साल इसमें कम से कम 1000 वैकेंसी चाहिए। और पता चला 2014 में गवर्नमेंट बदल गई, क्योंकि लाया किन्होंने था? यूपीए सरकार ने लाई थी, और ये लाई थी इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिवस में। इन्होंने बोला इंदिरा गांधी के जन्मदिन के नाम पर हम एक ऐसी बैंक को लाते हैं जो स्पेशल किसको डेडिकेट किया जाएगा? महिलाओं को किया जाएगा डेडिकेट। इसलिए 1000 करोड़ रुपए के पेडअप कैपिटल से इसको लाया गया था, जबकि कोई भी बैंक को ओपन करने के लिए 500 करोड़ होना जरूरी है। और इस तरह से भारत सरकार ने एक बैंक लेके आई। फिर क्या हुआ कि ये बैंक इतना ज्यादा चर्चे में नहीं रह पाई,
तो ये लॉस मेकिंग होने लगा। तो ये भारत सरकार का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको इसके पास में क्या कर दिया, सारा ऑपरेशन दे दिया। तो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था, एसबीआई के द्वारा पूरा इसे कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो इसमें आपके पास आते हैं और इसी के बेस पर हमको पूरा लेके चलना। ठीक है, चलिए बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि आखिर बैंक का हुआ क्या था। तो ये मुंबई हेडक्वार्टर है और इसको बोलते हैं नरीमन पॉइंट। अगर कभी जाओगे मुंबई तो घूमना, ये नरीमन पॉइंट वहां पर है, वहीं पर आपको ये इसका ब्रांच दिख जाएगा, नरीमन पॉइंट हेडक्वार्टर। आपसे कभी कभी नाम भी पूछ लेता है। नरीमन पॉइंट में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग आपको वहां पर दिखेगा। अब मैं बात करता हूं कि क्या हुआ कि अरुंधति भट्टाचार्य क्या बन के आई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बन के आई थी। तो अरुंधति भट्टाचार्य को भी देख लीजिए, शायद ना देखे हो, ये रही अरुंधति भट्टाचार्य। देखो ये अरुंधति भट्टाचार्य है, मतलब इनका कार्यकाल जो है, मतलब लगभग बोला था ये पहली महिला बैंकर थी और बहुत पॉपुलर हुई थी, सबसे पॉपुलर। इन्हीं के कार्यकाल में एसबीआई का मर्जिंग किया गया था। एसबीआई का जो विलय हुआ था, यही उस समय चेयरपर्सन थे। तो हम बात करते हैं किसका, मर्जिंग का। अब आप सुनो, जैसे यहां पर ये हुआ तो अब यहां से घटना हम वापस से कहां आ जाते हैं, मर्जिंग पर। तो मर्जिंग के ऊपर जब बात करते हैं तो क्या हुआ, 2014 में सरकार बदल गई, आपको भी पता होगा। और 2014 में जैसे सरकार बदल गई तो सरकार बदलने के बाद एक बहुत बड़ा मीटिंग होता बैंक के नाम से, जिसका नाम रखा गया ज्ञान संगम। और ये ज्ञान संगम की मीटिंग होती है, और कहां पर होती है इसकी मीटिंग, पुणे में। और पुणे में 2014 में जब ये सरकार का गठन होता है तो उसी समय 2015 में इसकी मीटिंग होती है और बैंकों का पूरी तरह से लेखा जोखा लिया जाता है। और जब उस समय पता चला कि बैंक की स्थिति इतनी खराब है कि सभी बैंकों के ऊपर कर्ज से बोझ के तले दबे हुए हैं, तो भारत सरकार ने, जब नई सरकार की गठन हुई तो उन्होंने जनवरी 2015 को इन्होंने बोला कि ज्ञान संगम के माध्यम से हम एक मिशन चलाएंगे, और जिस मिशन का नाम होगा मिशन इंद्रधनुष। तो आपसे पूछा भी जाता है, यहीं से बैंकों के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया और उस मिशन का नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, जिसका लक्ष्य यह था कि जो बैंकों की हेल्थ मतलब स्वास्थ्य खराब है, उसको हम क्या करेंगे, उसको आगे से और डेवलप करेंगे। और मिशन इंद्रधनुष के तहत कितने पॉइंट में इसको ब्रेक किया गया, तो 7 पॉइंट में ब्रेक किया गया। और पॉइंट हमारा था लेटर ए टू जी। ए टू जी मतलब ए से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, जी तक। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जब हम बात करेंगे योजनाओं के बारे में और मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, क्लियर है सबको, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा। और यहां से हम बात करेंगे जिसमें आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो अपॉइंटमेंट, उसके बाद सी से होता है जिसमें आपके पास चैलेंजेज होते हैं बैंकों में, उनको क्या करना, किसी भी तरह से कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजों पर ये लाया गया था और फिर जाके यहीं पर घोषणा किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और ये कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे भारत के, अरुण जेटली। उस समय अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने फाइनली कब, तो 24 फरवरी, ध्यान से सुनना, 24 फरवरी 2016 को भारत में एक सबसे बड़ी घोषणा हुई। और वो घोषणा क्या हुआ था कि भारत में जो 5 एसोसिएट बैंक हैं, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 5 एसोसिएट बैंक हैं, 16 की जगह 17 कर लेना, 5 एसोसिएट बैंक हैं जो किसके, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये 5 एसोसिएट बैंकों को क्या किया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा। और साथ में एक जो भारतीय महिला बैंक है बीएमबी, इसको भी क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। और फाइनली वो दिन आ गया और 1 अप्रैल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और 1 अप्रैल 2017 को 5 तो इनके एसोसिएट बैंक और 1 भारतीय महिला बैंक,
इन दोनों को आपस में मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने बैंकों का मर्जिंग हुआ था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 बैंकों की क्या हो गई? मर्जिंग हो गई। अब जैसे 6 बैंकों का विलय हो गया तो केवल अब सिंगल बैंक बच गया, कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसीलिए उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2017 के बाद पूरे भारत का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में आती है। हालांकि पहले भी थी और आज भी है, और अभी जो है पूरे विश्व में इसका ग्लोबल लेवल पर, जब ग्लोबल लेवल की बैंकिंग की रेटिंग में हम बात करें तो ग्लोबल की जब हम बात करें तो ग्लोबल रेटिंग में 2020 के अनुसार 43 नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे दुनिया का 43वें सबसे लार्जेस्ट बैंकों में से एक मानी जाती थी। एक लाइन आप नोट कर लीजिएगा, एसबीआई 43 रैंक पूरे विश्व का 43वें नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रैंक लगा था। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए सेशन को अच्छे से लाइक भी करते जाइएगा और इसी के बेस पर अच्छे से पढ़ते जाइएगा। हाँ जी, मिशन इंद्रधनुष, नाम ही उसका मिशन इंद्रधनुष है क्योंकि 7 पॉइंट पर काम कर रहा था। ठीक है तनु जी, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि इतना ज्यादा चर्चे में अगर ये हुआ था तो क्यों इतना ज्यादा चर्चे में रहा? तो मैंने बोला 43 रैंक लगा किसमें? ग्लोबल रैंकिंग। और ग्लोबल रैंकिंग में इसका 43वीं रैंक लगा पूरे विश्व में सबसे बड़े बैंकों की सूची में। और भारत में ऐसे भी क्या है, कितने नंबर पर आती है? भारत में पहले नंबर पर। हालांकि इसका जो स्टेक होल्डिंग था पहले कौन रखता था? आरबीआई। तो आरबीआई से पूरी तरह से किसने ले लिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितने भी शेयर थे आरबीआई के पास वो सारे किसने खरीद लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अब जो है इसे प्योर शुद्ध गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। मतलब इसमें आरबीआई का कोई भी अब हिस्सेदारी नहीं बची है। लगभग 59.363% शेयर जो है आरबीआई से किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने, मतलब भारत सरकार ने। अब जो भी डिसीजन होगा वो भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा और यहीं से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से लेके चलिए। डेली आपका बैंकिंग अवेयरनेस होगा, चाहे कुछ भी होगा, पूरी डिटेल में एक बार पढ़ो और पूरा रिसर्च कर दो, एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए। चलिए फटाफट बोलिए, टोटल कितने बैंक मर्ज किए गए 2017 में? 2017 में 6 बैंकों का मर्जिंग हुआ। और कब से ये एसबीआई एक बैंक बन चुकी है? और इसी ने बोला, एक स्लोगन आया था उस समय एसबीआई का, स्लोगन बोलते हैं या इसको बोलते हैं टैगलाइन। और उसी समय टैगलाइन आया था, बड़े बैंक के बड़े फायदे, बड़े बैंक के बड़े फायदे। ये स्लोगन आया था, बड़े बैंक के बड़े फायदे। क्योंकि सभी बैंक जब इसमें मर्ज हो गया तो बड़े बैंक के क्या हो गए? बड़े फायदे। और इसका स्लोगन अगर टैगलाइन की बात करें तो 3 टैगलाइन है जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक फेमस है टैगलाइन, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे। ये खूब पेपर में पूछा जाता है। एक हमारा होता है प्योर बैंकिंग, एक हमारा स्लोगन होता है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये स्लोगन है। और तीसरा स्लोगन है द नेशन बैंक ऑन अस, द नेशन बैंक ऑन अस, द नेशन बैंक ऑन अस। और ये जो हमारे पास है ये स्लोगन सबसे ज्यादा चर्चे में। तो बिल्कुल सभी लोग स्लोगन को अच्छे से लिख लीजिएगा। नूरी जी कोई बात नहीं है, लेट भी हो गए कोई दिक्कत नहीं, बस कंटिन्यू बने रहना। पूरी मैं इसको पूरा रिसर्च करवा दिया और लिखते जाना इसको। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर और हम डिटेल में बात करें तो थोड़ी सी और हम डेटा को पढ़ लें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, आगे की ओर बढ़े तो 31 मार्च 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 2,45,652 केवल इसके अंदर काम कौन कर रहे हैं? तो कर्मचारी। मतलब सोचो ये भारत का 5th लार्जेस्ट, ध्यान से सुनना, इसको भारत का 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बोला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा एम्प्लॉय किसके पास है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो 5वीं सबसे बड़ी मानी जाती है। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एम्प्लॉय अभी है।
दूसरी चीज है कि अभी लगभग 24,000, ध्यान से सुनिएगा, 24,219 ब्रांच के साथ, 24,219 ब्रांच के साथ अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है नंबर 1 और सबसे ज्यादा ब्रांच रखने वाली ये बैंक हो चुकी है। सबसे ज्यादा ब्रांच अभी किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो लगभग 24,219 ब्रांचेज हैं। और ये अपडेट आपका 10/10/2021 के अनुसार, 10/10/2021 के अनुसार 24,219 के रूप में लिखा आता था। हाँ जी, बैंकर्स टू एवरी इंडियन बिल्कुल बोलते हैं, नेशन बैंक ऑन अस भी है। उसके बाद ये सारी चीजें, इसका स्लोगन है किसका? एसबीआई का। अब हम बात करते हैं कि अभी जो है 60,000 एटीएम, 60,000, ध्यान से सुनिएगा, ये भारत की पहली पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके पास सबसे ज्यादा एटीएम है। तो 60,000 एटीएम के साथ पूरे भारत का नंबर 1 बैंकिंग में आती है। क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल रहेगा निशा जी, बिल्कुल। 12 बजे आपका रीजनिंग का क्लास रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो आपके पास 60,000 एटीएम के साथ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे मोस्ट लीडिंग बैंक में है। और जम्मू कश्मीर के, आपने वर्धा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, वहां पर एटीएम ओपन करने वाली ये पहली बैंक थी जिसने एटीएम ओपन किया था। उसके बाद डल लेक का आपने नाम सुना होगा। तो फ्लोटिंग एटीएम की जब हम बात करते हैं तो फ्लोटिंग एटीएम ओपन करने वाली ये पहली बैंक है जो तैरती हुई एटीएम लॉन्च की थी। और तैरती हुई एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया था? जम्मू कश्मीर में। तैरती हुई एटीएम कहां पर? तो डल लेक का आपने नाम सुना होगा। तो ये भारत की पहली बैंक थी जिसने अपनी तैरती हुई एटीएम कहां लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर में थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है, बल्कि अगर और आपको अपडेट चाहिए तो अगर 10/10 को अपडेट बहुत बड़ा हुआ था, 10/10/2021 के अनुसार अगर एसबीआई की अगर हम बात करें तो इसकी एटीएम 62,000 प्लस हो चुकी, मतलब 62,000 प्लस। ये लेटेस्ट अपडेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 62,000 प्लस एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2,000 किसके द्वारा हो चुका है? इसी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम और बात करते हैं तो बात करते हैं हम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एसबीआई में टोटल जो है 4 मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कितने हैं? 4। उसी तरह 4 और डायरेक्टर काम करते हैं। तो इसके अभी जो हेड है वो कौन है भाई साहब? चेयरमैन। तो दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा जो हैं ये कौन है? इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा। ये अभी एट प्रेजेंट में कौन है? चेयरमैन है किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये चेयरपर्सन है। तो सीधी सी बात है ये 26 नंबर के चेयरपर्सन है। ठीक है, क्योंकि अरुंधति भट्टाचार्य के बाद बने हैं रजनीश कुमार और रजनीश कुमार के बाद बने हैं ये दिनेश कुमार खरा। और अब जो है ये एक्चुअल में 4 एमडी का नाम जरूर लिखना। CS शेट्टी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद श्री स्वामीनाथन जे ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर है। अश्विनी कुमार तिवारी ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर, और आलोक कुमार चौधरी तो अभी कल परसों में ही अपॉइंट हुए हैं। तो इन चारों का नाम जरूर लिख लीजिएगा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर है? हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा रानी जी, निशा जी, टेलीग्राम पर पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आप तो नोट्स बनाते जाइए, सारी चीजें हम अपलोड कर देंगे। और ठीक है, क्लियर है सबको? आप नोट करते जाओ फटाफट। हाँ जी, तनु जी, परी जी, क्लियर है सबको? जो भी चीजें हमने आपको बताया है इसको अच्छे से रीड करो और एक साथ पूरी तरह से एक एक पॉइंट को आप अपडेट करो। आप इतना रिसर्च अगर एक बार कर लिए तो कभी कोई दिक्कत आ नहीं सकता। सभी लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। ठीक है, अब एसबीआई का ग्लोबल फॉर्चून लिस्ट में, रैंक में, अगर एसबीआई का ग्लोबल फॉर्चून के जो लिस्ट आते हैं
उस ग्लोबल फॉर्चून लिस्ट में एसबीआई की रैंक जो है 221 रैंक लगी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टॉप 500 कंपनियों की सूची में, टॉप 500 कंपनियों की सूची में एसबीआई का रैंक कितना लगा है? तो 221 रैंक लगा है। ठीक है, नहीं बिल्कुल एमडी की वैकेंसी बिल्कुल नहीं आती, वो प्रमोट होके बनते हैं। और एसबीआई के आलोक कुमार चौधरी अभी ताजा ताजा बने हैं, तो ये प्रमोट होके बनते हैं, इसके क्या क्या इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। लिख लिया सभी लोगों ने? ये ग्लोबल फॉर्चून एक मैगजीन आती है जिसके सूची में पूरे वर्ल्ड के सारे कॉर्पोरेट कंपनियों की सूची तैयार की जाती है। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रैंक लगा वो कितने नंबर पे लगा है? 221 नंबर पर इसकी रैंक लगी है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट करिए और मस्त पढ़ते जाइए, बहुत ही डिटेल में हमको यहां पर डिस्कस करना है। अब चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में अभी अपनी जो ब्रांच ऑफिस ओपन करके चली है, तो विदेशी अगर देखा जाए, विदेश में इसके जो ऑफिसेज हैं टोटल 191 ऑफिसेज के साथ 36 कंट्री में ये काम कर रही है। कितने देश में? 36 देश में ये 191 ब्रांच के साथ ये सबसे ज्यादा ब्रांच ओपन करने वाली बैंक है। अगर कोई बोल दे कि बताइए विदेश में वो पहली बैंक जिसने फॉरेन में ब्रांच ओपन किया था, तो विदेश में पहली बार ब्रांच ओपन करने वाली बैंक थी बैंक ऑफ इंडिया। जो विदेश में पहली बार ब्रांच ओपन करने वाली जो बैंक थी वो कौन थी? बैंक ऑफ इंडिया। दुनिया की ये भारत की पहली बैंक थी जो विदेश में ब्रांच अपना ओपन की थी। और आपसे पूछा जाए कि उसके बाद सबसे ज्यादा ब्रांच किसका है विदेश में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है विदेश में सबसे ज्यादा ब्रांच के साथ काम करती है एसबीआई के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो है एसबीआई के बाद सबसे ज्यादा ब्रांच इसी का है। अगर आपसे पूछा जाए तो मार्केट शेयर का ध्यान से सुनो, मार्केट शेयर जो होती ना बैंकों के सूची का मार्केट शेयर, उस मार्केट का 23% मार्केट शेयर केवल किसका है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मार्केट जो है पूरे भारत में, जो एनएससी बीएससी देखते हैं ना, तो बैंकों के जितने भी सूची है उसमें सबसे ज्यादा 23 शेयर मार्केट किसका है? 23% केवल इकलौते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। दूसरा, सबसे ज्यादा लोन और डिपॉजिट 100% में से लगभग 25% लोन और डिपॉजिट ये केवल किसका है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन और डिपॉजिट के मामले में पूरे भारत में जो लोन बैंक देती है, सभी बैंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 75% होता है, जबकि अकेले बैंक एसबीआई कितनी है? 25% है जो लोन और डिपॉजिट देती है। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से नोट करते जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, आप बिल्कुल इसको अच्छे से लिख सकते हैं और हर एक पॉइंट को आप क्लियर भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसको नोट कर लो। और अभी जो लेटेस्ट में इन्होंने ओपन किया चाइना में, तो चाइना में इन्होंने अपना ब्रांच ओपन किया है। ठीक है, संघाई में, चाइना के संघाई में एसबीआई ने अपनी ब्रांच ओपन की है। और चाइना का जो है नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम, वहां का स्नैप्स बोलते हैं। चाइना का एक है चाइना नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम, एडवांस पेमेंट सिस्टम। ये सारे पेमेंट सिस्टम जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो भाई साहब CNAPS। और ये इकलौती बैंक है जिसने चाइना के साथ टाई अप किया, क्योंकि चाइना कभी किसी को मौका नहीं देती, वो हमारे मजे ले लेती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कोई भारतीय यहाँ आके पूरा लेके आ जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल आप अच्छे से करते जाइएगा। और हो सके तो आप लोग IDBI का फॉर्म भी भर देना, क्योंकि सिंगल पेपर एग्जाम है, और सिंगल पेपर एग्जाम है तो बिल्कुल भरिए। बाकी पूरे बैंकिंग अवेयरनेस पूरा मैं रिसर्च करवा दूंगा, कोई दिक्कत? तो यहां से हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हम लोगों ने क्या कर लिए? पूरे चमत्कार कर लिए। क्लियर है सबको? हाँ जी, तो हमने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो सारे हमने जादू केस को नोट जरूर कर लेना, जितना पढ़ो उतना कम है, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में
एसबीआई को पूरा बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी लेटेस्ट का भी हमने बता दिया। और ये मान के चलो हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर साल कम से कम 20,000 लोगों की जरूरत होती है। जो रिटायरमेंट होते हैं उसमें 20,000 तो केवल एसबीआई को रिक्वायरमेंट है। मतलब एसबीआई की अगर रिक्वायरमेंट सभी डिपार्टमेंट को अगर मिला लिया जाए तो अकेले 20,000 वैकेंसी जो है किसके पास है? एसबीआई के पास। कम से कम 7 से 8,000 तो मिनिमम ये क्या लेके आती है? क्लर्क लेके आती है। और कम से कम 2,000 प्लस तो मिनिमम ये पीओ लेके आती है। उसके बाद इसका एसबीआई का एसओ होता है, फिर एसबीआई का सब्सिडरी एसबीआई कार्ड होता है। तो ये सारी चीजों की भी सूची आपको पता होना चाहिए। तो ये वैकेंसी जो आपके पास बल्क में आते हैं ये भी सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब हम बात करते हैं किसका? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चीज और समझिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी कितनी है। जब सब्सिडियरी की बात करते हैं तो आपने जियो पेमेंट बैंक का नाम सुना। तो जियो पेमेंट बैंक जो है ये एग्जैक्ट इसमें एसबीआई का जो जियो पेमेंट बैंक में कितने प्रतिशत शेयर है? तो 30% जो स्टेक है अकेले किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। किस में? जियो पेमेंट बैंक में। तो इसलिए ये सब्सिडरी किसकी है? एसबीआई का। उसके बाद आपने यस बैंक का नाम सुना है। तो यस बैंक जो अभी डूब गई थी 2018-19 में, तो उसमें भी 30% शेयर होल्डिंग किसका है? तो एसबीआई का है। तो शेयर होल्डिंग जो 30% है वो अब किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो बिल्कुल आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एसबीआई इकलौती बैंक है जो अपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड चलाती है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अकेले इसका 70% शेयर होल्डिंग है। किसका? एसबीआई का 70% शेयर होल्डिंग इसका है। क्लियर है? तो अच्छे से इसको आप नोट करते जाइए और एक एक करके हम इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर लेंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी। जो भी आपको दिया गया बस उसको रीड करो और अच्छे से एनालिसिस करो। कैसा भी क्वेश्चन होगा हम बिल्कुल पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो ये सारे जो हमने घटनाएं बताई किसके बारे में? बैंक के बारे में। तो सब लोग कल तैयार रहिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार चीज पढ़ेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी। कोई दिक्कत किसी को? तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पढ़ेंगे। हाँ जी तनु जी पढ़ी जी। सबको क्लियर है क्या? तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और नेशनल बैंकों में क्या राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ, क्या इसके पीछे रीजन था, इंदिरा गांधी ने क्यों बल्क में बैंक को मर्ज किया और ये नेशनलाइज किया और बाद में जाके वही बैंक मर्ज हो गए। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि आरआरबी के बारे में, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक पढ़ेंगे। फिर इसी में जब रीजनल रूरल बैंक आएगी तो नाबार्ड भी पैदा होगा और जैसे नाबार्ड पैदा होगा तो फिर नेशनलाइज बैंकों का मर्जिंग भी होगा। और पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि कैसे बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया और कैसे बैंक को बाद में मर्ज कर दिया गया। क्लियर है सबको? चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा फिर से मैं बता दूं कि अभी जस्ट हमारा 12 बजे वापस से, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, जस्ट हमारा 12 बजे वापस से पूरी तरह से पजल हम लेके आ रहे हैं। और जिनका भी आरआरबी, पीओ और क्लर्क के एग्जाम है, ये पजल सीरीज हमारा चल रहा है। बिल्कुल आप देखिए और प्रीवियस पेपर का हमारा पूरा ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, तैयार रहिएगा सभी लोग। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको रीड करिएगा। क्लियर है सबको? और अच्छे से इसको अच्छे से एनालिसिस करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।